गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो तहव्वुर हुसैन राणा है, जो पाकिस्तान ओरिजिन का है पर कनाडा अमेरिका की उसके पास सिटीजनशिप भी थी, ये पर्टिकुलर पर्सन वापस इंडिया लाया गया है। दरअसल में आप सभी ने जो 26/11 का अटैक था, जो मुंबई अटैक हमें देखने को मिले 2008 के अंदर, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस राणा का था। एक्चुअल में आप सबने हेडली का नाम सुना होगा, तो उसी हेडली की जो मदद थी ना, वो यहाँ पर तहव्वुर हुसैन राणा के द्वारा यहाँ पे करी गई थी। तो एक तरह से ये भी बहुत बड़ा एक मेजर रिस्पॉन्सिबल प्लेयर था, जिसने 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स में अपना रोल प्ले किया। अब काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश हमारी यही थी, यूएसए के साथ बातचीत करके कि इसको इंडिया एक्स्ट्राडाइट करवाया जाए, एंड फाइनली हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। एंड कल यहाँ पर इसको इंडिया लाया गया है, तो एनआईए इसको यहाँ पे इंडिया ले आया है। अब इसका केस चलेगा पूरा का पूरा, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद इसको फिर प्रॉपर जो होगा वो सज़ा यहाँ पर मिलेगी। अब एक जो और मुद्दा हुआ यहाँ पे यही था कि पाकिस्तान ने बोला कि यार राणा तो कनाडा का सिटीजन है, हमारा कोई लिंक नहीं है इसके साथ। एक्चुअली में हुआ क्या है ना कि ये जो पर्सन है, ये पैदा पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान के बाद जाके ये यूएसए कनाडा उन देशों में यहाँ पे रहा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमारा कोई लिंक नहीं है इस बंदे के साथ, ये कनाडा जाने, ये कनाडा का सिटीजन है, तो वहीं का आप उनके साथ ही डील करो। दूसरी बात यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि हमारी जो देश की दो मेन पार्टीज हैं, कांग्रेस एंड बीजेपी, वो आपस में इस मसले के ऊपर एक तरह से उनके बीच में तकरार हो गई है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो बीजेपी पार्टी है वो कह रही है कि देखो हम इसको वापस ले आए इस बंदे को, राइट। कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो प्रोसेस था वो हमारा हमारा स्टार्ट किया हुआ था, हमने ही बहुत सारे एक्शंस लिए थे इसको वापस लाने के लिए, अलग अलग स्टेप्स हमने लिए थे, तो पूरा का पूरा क्रेडिट आप कैसे खा रहे हो, राइट। तो ये सब जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, ये तो चलते रहते हैं, इन पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट आई होप आपको जो ओवरऑल मुद्दा था वो आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, डेट है आज की 11 अप्रैल 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी जो इकोनॉमी की रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट के रिगार्डिंग। तो इसको डेफिनेटली आप 10 बजे ज्वाइन कर सकते हो इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा महावीर जयंती के रिगार्डिंग। दोस्तों, कल महावीर जयंती थी, एंड इस मौके के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिब्यूट्स पे करी ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। वैसे हमारा हिस्ट्री का एंड आर्ट एंड कल्चर में हम इसको पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा जल्दी से हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हम महावीर जयंती सेलिब्रेट करते हैं, इट इज रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीर, जो कि लास्ट तीर्थंकार यानी कि 24 तीर्थंकार हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनके पहले जो 23rd तीर्थंकार थे वो थे पार्श्वनाथ जी, राइट। एंड अगर हम बात करें महावीर जी की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये आज का जो दिन होता है, मतलब जो महावीर जयंती हमने जो कल सेलिब्रेट किया, इट इज अ ट्रिब्यूट टू कंपैशन, सेल्फ सस्टेन, ट्रूथ एंड अहिंसा। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे कि महावीर जयंती के मौके के ऊपर लोग मंदिरों में जाते हैं, रथ यात्रा निकलती हैं, चैरिटी, स्क्रिप्चर रीडिंग, ये सब यहाँ पे होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है महावीर जयंती के मौके के ऊपर, वो होती है अभिषेकम। दरअसल में जो श्रद्धालु होते हैं ना, वो लॉर्ड महावीर जी का जो आइडल है, जो उनकी मूर्ति है, उनको यहाँ पर उनका सेरेमोनियल जो बाथिंग होती है उसी को हम अभिषेकम के नाम से यहाँ पे जानते हैं। बाकी बात करें भगवान महावीर जी की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे इनका बर्थ का नाम था वर्धमान। वर्धमान का मीनिंग होता है एक इंसान जो ग्रो करता है। ग्रो मतलब सिर्फ ऐसा एज के साथ नहीं, पर कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉस्पेरिटी भी उसके साथ ही आती है, सुख समृद्धि भी यहाँ पे साथ में ही आती है। इसके अलावा अगर कुछ और फैक्चुअल चीजें हम यहाँ पे नोटिस करें, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नात्रा क्लैन था ऑफ द इक्ष्वाकु डायनेस्टी, उसी में ये पैदा होते हैं। इनके पिताजी का नाम था किंग सिद्धार्थ, एंड इनकी माता जी जो थी वो थी क्वीन त्रिशला। दरअसल में जो त्रिशला थी ना, ये लिच्छावी प्रिंसेस आपको देखने को मिलती हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है 599 बीसी के अराउंड, ऐसा जैन टेक्स्ट के माध्यम से, जो चैत्रा सुद 13 है, ऐसा इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे माना जाता है। बाकी इनका जो जन्म हुआ, जैसे मैंने कहा, डायनेस्टी तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, पर कौन सी जगह पे हुआ, इट इज इन द वज्जी कॉन्फेडरेसी, जो कि जिसकी कैपिटल आपको विशाली देखने को मिलती है। 30 साल की उम्र के अंदर ये जो आपकी वर्ल्डली लाइफ है, ठीक है, उसको छोड़कर एक तरह से सच की तलाश में घर से जाते हैं। एक तरह से इन्होंने पूरा का पूरा चीजें यहाँ पे अपनी छोड़ी वर्ल्डली लाइफ। 12 साल की मेडिटेशन के बाद
इनको एक तरह से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको हम सुप्रीम नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। 72 साल की उम्र के अंदर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी कि जो जन्म और मरण का जो साइकिल होता है उससे ये मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो मोक्ष इनको प्राप्ति होती है 72 ईयर्स की एज के अंदर। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इन्होंने संघ एस्टेब्लिश किए। संघ में क्या होता था, संघ में लोग होते थे, जैसे इसमें मेल फॉलोअर्स भी होते थे एंड फीमेल फॉलोअर्स भी होते थे, जो कि कहीं ना कहीं इनकी टीचिंग्स को आगे लेके जाने का काम करते थे। इन्होंने अपना जो पहला सरमन दिया वो पावा, ठीक है, जो कि पटना के पास में है, वहां पर दिया। इनकी जो डेथ हुई वो पावापुरी, जो कि आज के समय राजगीर के पास है, वहां पर इनकी यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिलती है। बाकी और बातें कुछ डिस्कस करें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो बिंबिसार एंड अजातशत्रु थे उनके कोर्ट्स को अक्सर इन्होंने विजिट किया। साथ ही साथ इनको डिनोट किया जाता है विद अ सिंबल ऑफ लॉइन। दरअसल में हर पर्टिकुलर जो आपके तीर्थंकर है उनका एक सिंबल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका यहाँ पे जो सिंबल था वो बुल था। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, जो 23rd तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ, उनका आपको जो स्नेक है वो सिंबल देखने को मिलता है। पर जो 24 में यहाँ पे हुए महावीर जी, उनका यहाँ पे जो सिंबल है दैट इज लॉइन। इनको और भी अलग अलग टाइटल्स मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल महावीर। महावीर का मतलब होता है ग्रेट हीरो। जैन जितेंद्रिया, जिसने अपने सारी की सारी सेंसेस के ऊपर एक तरह से उनके ऊपर कॉन्कर कर लिया है। इसके अलावा निर्ग्रंथ, जो कि सारे के सारे जो बंधन होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनसे फ्री हो चुका, उनसे मुक्त हो चुका है। इनकी 5 ग्रेट वॉव्स की अगर हम बात करें ना, एक्चुअली 4 ग्रेट वॉव्स तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, जो 5वीं ग्रेट वॉव है वो यहाँ पर महावीर जी के द्वारा यहाँ पर प्रोनाउंस करी गई। ये कौन सी 5 ग्रेट वॉव्स हैं? इनको हम महाव्रतस के नाम से जानते हैं। इसमें आपका अहिंसा, नॉन वायलेंस हो गया, सत्या, ट्रुथ, अस्तेया, नॉन स्टीलिंग, अपारगृह, नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट मतलब हमें किसी के साथ भी जैसे जो वर्ल्डली प्लेजर होते हैं उनसे के साथ अटैच नहीं होना। एंड 5वां है ब्रह्मचार्य, जिसको हम चैस्टिटी बोलते हैं। ये महावीर जी के द्वारा यहाँ पे प्रोपाउंड किया गया था। साथ ही साथ इनकी अपनी जो टीचिंग्स थी उनको प्राकृत लैंग्वेज में दिया, ताकि आम लोगों तक ये इनकी जो टीचिंग्स हैं बहुत आराम से पहुंच पाए। अब कई बार ना मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर जयंती की, या सॉरी महावीर जी की जो टीचिंग्स हैं वो आज के समय के ऊपर कितनी रेलेवेंट है। द आंसर इज दे आर वेरी वेरी रेलेवेंट। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जो नॉन वायलेंस का संदेश दिया हमारी सोसाइटी के अंदर, इट इज ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्लूरिस्टिक सोसाइटी के अंदर इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। जैसे सब लोग साथ में मिलकर तभी रह पाएंगे अगर उन्हें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, एंड ये महावीर जी की टीचिंग है। उसके साथ ही साथ जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार बात करते हैं मिशन लाइफ की, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कॉप गए थे ना, कॉप 26, वहां पर भी उन्होंने बोला था। एंड और भी जगह इन्होंने अक्सर हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की बात करी है कि एक इंसान को भी, एक इंडिविजुअल को अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लेना चाहिए अपने छोटे छोटे कदमों के थ्रू इन्वायरमेंट को क्लीन रखने का। तो दरअसल में इसी तरह के आइडियाज महावीर जी ने भी दिए थे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग, जहां पर सिंप्लिसिटी की बात हुई, रिस्टेंट, सस्टेनेबिलिटी की बात हुई। इसके अलावा इनका एक यहाँ पे सूत्र है जैनिज्म का, दैट इज पारस्परो ग्रा जीवनम, ठीक है। जब मैं इस पर्टिकुलर आपको सूत्र की बात करता हूं ना, इसका अर्थ ये होता है कि एक इंसान का या एक जो आत्मा होती है उसका फंक्शन ये होता है कि वो एक दूसरे की मदद करे। हम सब लोग एक दूसरे की सपोर्ट और इंटरडिपेंडेंस के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में इसमें इन्होंने ये भी बात करी कि बाकी जीवों के साथ में हमें मिलकर रहना चाहिए। तो ये एक तरह से जैनिज्म का मोटो भी माना जाता है कि सिर्फ ह्यूमन ही सुप्रीम नहीं है, बाकी और जो आपको इकोलॉजी है वो भी हमारे साथ ही मिलकर रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ब्रह्मचार्य का प्रिंसिपल है सेल्फ रिस्ट्रेंट का, वो कहीं ना कहीं बात करता है कि इंसान को अपने ओवर डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही साथ पब्लिक ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इनका कॉन्सेप्ट है सत्या का, अस्तेया, नॉन स्टीलिंग का। तो डेफिनेटली इंटीग्रिटी के पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है इनकी जो सारी टीचिंग्स थी। तो ये कुछ बातें थी महावीर जी के बारे में जो हमने यहाँ पे आज डिस्कस करी। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है देवगिरी फोर्ट इन महाराष्ट्र। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, महाराष्ट्र का जो छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो देवगिरी फोर्ट है, वहां पर एक बहुत बड़ी आग लगने की घटना हमारे सामने आई, जिस वजह से थोड़ा सा इसको हमें यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। दरअसल में यहाँ पर आप इस फोर्ट को देख पाओगे, इसको देवगिरी फोर्ट भी बोलते हैं या फिर इसको दौलताबाद फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने ना हिस्ट्री पढ़ी हुई है, हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेप्स लिए, ठीक है। शायद उनके स्टेप्स की सोच अच्छी थी, पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन किसी जगह के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खराब था,
ठीक है, आप लोग जानते होंगे तुगलकी फरमान जो बात होती है, काफ़ी सारे खराब खराब इनके द्वारा एक्शंस लिए गए। उनके द्वारा एक एक्शन एक ये भी लिया गया कि आप नोटिस कर पाओगे कि इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी ना वो दिल्ली से कहाँ शिफ्ट करी थी, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी। तो आप नोटिस कर पाओगे कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिल्ली से शिफ्ट करवाया कि चलो दौलताबाद चलो, बाद में फिर वापस क्या कहते हैं कि चलो नहीं दिल्ली वापस चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खराब खराब स्टेप्स लिए गए। तो दरअसल में ये वहीं पर दौलताबाद के अंदर ही आपको ये दौलताबाद फोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक फोर्टिफाइड सिटाडेल है। एंड अगर मैं बताऊं कि इसको किसने बनाया था, इट वाज बिल्ट बाय द भिलामा 5 ऑफ यादव डायनेस्टी इन 1187 सीई। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर सकते हो कि 1308 में जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने यहाँ पर इसको अनेक्स कर दिया, राइट। एंड इस पर्टिकुलर फोर्ट की खासियत पता क्या है, ये काफी हाइट के ऊपर बना हुआ है। लगभग जो हिल है ना उसकी हिल की खुद की हाइट 200 मीटर है। एंड 200 मीटर की हाइट के ऊपर तो बना ही हुआ है, और जो फोर्ट है उसकी जो साइड्स हैं वो 50 मीटर वर्टिकल लंबी साइड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि एक तरह से अगर किसी एनिमी को यहाँ पे आना हो ना, उसको अटैक करना हो, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट यहाँ पर ना एक मीनार भी बनी हुई है, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, उसी तरह से यहाँ पर एक मीनार है जिसका नाम है चांद मीनार। ये भी अपने आप में काफी हाइट है, उसकी 63 मीटर हाई टावर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि जो पर्टिकुलर चांद मीनार है ना, इसको बनाया गया था बाय भामनी सुल्तान हसन गंगो इन द 14th सेंचुरी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैपिटल की तरह भी यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हमें देखने को मिलती है, जैसे अहमदनगर सुल्तनत की हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया। बाकी इसके साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि ये यूनेस्को नॉमिनेटेड हेरिटेज साइट है। देखो यहाँ पे ध्यान से वर्ड अंडरस्टैंड करो, मैंने यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं बोला, मैंने कहा ये नॉमिनेटेड है। दरअसल में पिछले कुछ महीनों में ना हमने एक दो बार डिस्कस किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के बारे में, अगर आपको याद हो, राइट। तब मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था। तो उसके अंदर ना मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के अंदर आपको अलग अलग फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। लगभग 12 फोर्ट्स हैं यहाँ पे, 11 फोर्ट्स आई थिंक महाराष्ट्र में हैं और एक फोर्ट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अब ये जो फोर्ट्स है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिले इन मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को, पर अभी तक इनको मिला नहीं है। नॉमिनेशन में है पर अभी तक फाइनली इनको अप्रूवल नहीं मिला है। तो कोई आपसे पूछे क्या देवगिरी फोर्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट है, आंसर इज नो। नॉमिनेशंस हमने करे हुए हैं बट अभी तक उसको स्टेटस नहीं मिला है। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के बारे में। दोस्तों पहले बात तो आप ये समझो कि ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी होती क्या है। देखो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करना, जिसमें आपको ना एग्जांपल से ही समझाता हूँ। जैसे ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। अब आप लोग जानते हो बांग्लादेश यहाँ पर है, बीच में इंडिया आता है, एंड फिर आगे आपको यहाँ पे नेपाल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही इस साइड आपको यहाँ पे भूटान भी देखने को मिलता है, ठीक बात है। अब बांग्लादेश ने मान लीजिए टेक्सटाइल भेजने हैं नेपाल की तरफ, तो डेफिनेटली इंडिया के थ्रू यहाँ पे होके गुजरना पड़ेगा। तो इंडिया ना क्या कर सकता है, इंडिया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कर सकता है। उसके माध्यम से क्या होगा, उसके माध्यम से हम बांग्लादेश की जो गुड्स हैं वो अलाउ कर देंगे इंडिया के थ्रू पास होने के लिए, ताकि वो आगे जाके तीसरी कंट्री यानी कि नेपाल या भूटान तक पहुंच पाए। तो दरअसल में ना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पास्ट में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक 2020 में हमारा एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमने अलाउ किया था कि हमारे जो लैंड कस्टम स्टेशन है ना और हमारे जो पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर बांग्लादेश कर पाएगा, ताकि नेपाल को, भूटान को एंड इवन जो म्यांमार है उसको यहाँ पर आप अपना जो अलग अलग आप आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएं। अब बांग्लादेश को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होता था, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाती थी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती थी, एफिशिएंसी बढ़ जाती थी। तो बांग्लादेश को बहुत फायदा होता था। खासकर ये फायदा होता था आरएमजी प्रोडक्ट्स के अंदर। आरएमजी क्या होता है, आपके रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है। आप लोग नोटिस ही करते ही होंगे कि बांग्लादेश कितना बढ़िया कर रहा था इन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो बहुत सारे इस तरह से रेडीमेड गारमेंट्स भेजे जाते थे अलग अलग आपके पोर्ट्स के माध्यम से, इंडिया काफी मदद करता था। एंड इंडिया का तो बिलीफ हमेशा यही रहा है ना कि हम तो नेबरहुड फर्स्ट में मानते हैं, हम अपने नेबर्स की बहुत ज़्यादा एक तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तरफ से एक गुडविल जेस्चर था। पर आप नोटिस कर ही रहे होंगे यार, पिछले कुछ टाइम के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो हालत हुई है, ठीक है, उस वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े से खराब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड इनफैक्ट जब से मोहम्मद यूनस आए हैं उनका चाइना के साथ एंगेजमेंट बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट काफ़ी बार उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स भी दी जो काफ़ी एंटी इंडिया लगती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात करी। तो
इंडिया को यार ये भी एक रीज़न रहा कि इंडिया को ज़्यादा सही नहीं लग रही है स्टेटमेंट्स, इंडिया कोशिश कर रहा है। प्लस एट द सेम टाइम ना भारत के जो पोर्ट्स हैं और जो भारत के एयरपोर्ट्स हैं, वो बहुत हैवी कंजेशन फेस कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ बांग्लादेशी कार्गो। एक्चुअली बांग्लादेश के कार्गो की वजह से क्या हो रहा है, हमारे इंडिया के खुद के एक्सपोर्ट्स कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा जब कार्गो आ रहा है तो डिले हो रहा है, डिले की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। तो इस वजह से इंडिया ने कहा है कि भाई ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हम आपको दे रहे थे ना, इनको हम खत्म कर रहे हैं। अब देखो यार एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि दूसरा रीज़न ही मेन था कि चाइना के साथ बांग्लादेश क्लोज़ हो रहा है एंड इंडिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स एक तरह से दिखा रहा है। पर हमारी सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है, वो ये है कि एक तरह से हमारे खुद के एक्सपोर्ट्स इफ़ेक्ट हो रहे थे। अब इससे क्या होगा बांग्लादेश के ऊपर इम्पैक्ट? देखो सीधी-सी बात है, जो उसके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कहीं न कहीं कर पा रहा था, वो डिसरप्ट हो जाएँगे, ठीक है? एक तरह से उसको नुकसान होगा। जो आरएमजी टेक्सटाइल है, वो तो काम ही इस चीज़ के ऊपर करती है, लो कॉस्ट एंड फास्ट शिपिंग के ऊपर। तो जब इस तरह से दिक्कत आएगी तो बांग्लादेश कैसे करेगा? लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है नहीं उसके पास, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा बांग्लादेश को इससे उभरने के रिगार्डिंग। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी विद रिगार्ड्स टू ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। अगले टॉपिक पे आते हैं, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इसको अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ना, उसने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। अब क्या है ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? देखो एक्चुअल में आप लोग नोटिस करते होंगे जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारे टोटल 17 एसडीजीज हमें अचीव करने हैं, बिल्कुल। पर पंचायत को बोला गया है कि आप भी ना एसडीजीज के रिगार्डिंग काम करिए। अब सारे एसडीजी के रिगार्डिंग तो नहीं काम कर सकते, पर इस तरह से हमने टोटल 9 ऐसे 9 थीम्स बनाई हैं बेस्ड ऑन लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये क्या है ऐसी 9 थीम्स? इसमें आप नोटिस कर सकते हो, पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस एंड सोशल सिक्योरिटी, गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली पंचायत। ये इस तरह से टोटल हमने 9 थीम्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस पर्टिकुलर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के माध्यम से हम कहीं न कहीं ये देख रहे हैं कि हमारी जो ग्राम पंचायत है, देश भर में 2.5 लाख से भी ज़्यादा, उनके अंदर कैसा काम हो रहा है इन पर्टिकुलर सब चीज़ों के रिगार्डिंग। तो अलग-अलग यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे लोकल इंडिकेटर्स देखे जाते हैं 435 के आसपास, जिसमें से 331 तो मैंडेटरी है एंड 104 ऑप्शनल है एंड अलग-अलग डेटा पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे करे जाते हैं। उससे हमें मोस्टली को भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को, और ये स्टैंडर्डाइज़्ड मैनर में होता है कि जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, वैसा ही हम पंजाब में भी देखेंगे। तो उसके हिसाब से पंचायत को हम स्कोर देते हैं। स्कोर जो आता है वो अलग-अलग कैटेगरीज़ में उनको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अगर स्कोर बहुत बढ़िया है, पंचायत ने बहुत बढ़िया किया, उसको 90 से ज़्यादा उसको स्कोर मिलेगा। अगर 75 से 90 का स्कोर है, वो फ्रंट रनर कहलाएगा। 60 से 75 में परफॉर्मर उसको बोलते हैं। 40 टू 60 के बीच में हम उसको बोलते हैं एस्पिरेंट एंड अगर 40 से भी नीचे है ना स्कोर, तो थोड़ा-सा खराब कर रही है वो पर्टिकुलर पंचायत, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं बिगिनर। अब देखो यार, ये जो पंचायत्स होती है ना, इनको हम रैंकिंग नहीं देते कि कौन सी स्टेट बढ़िया कर रही है, कौन सी स्टेट टॉप पे है, कौन सी सेकंड पे है। ऐसा यहाँ पे रैंकिंग नहीं करता। पर रैंकिंग तो नहीं हुई, कंपैरिजन तो नहीं हुआ, पर हम अगर नोटिस करें कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट परफॉर्मर निकल के आए हैं, दैट आंसर इज़ गुजरात। जैसे गुजरात में अगर हम बात करें ना, गुजरात में 346 फ्रंट रनर हैं एंड 13,781 परफॉर्मर है। कहने का मतलब गुजरात के ज़्यादातर जो पंचायत है ना, वो फ्रंट रनर परफॉर्मर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा तेलंगाना में भी अच्छे खासे आपको परफॉर्मर एंड फ्रंट रनर देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में भी अच्छे खासे परफॉर्मर्स हैं। मध्य प्रदेश, यूपी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे नंबर्स की कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पर अगर हम बात करें कुछ और स्टेट्स की, जैसे आपका बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनके ज़्यादातर जो पंचायत हैं वो एस्पिरेंट पंचायत हैं। एस्पिरेंट पंचायत मतलब उनका ज़्यादातर जो स्कोर है वो 40 से 60 के बीच में आया है। तो ये स्टेट्स को थोड़ा-सा और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है पंचायत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। एक और टॉपिक हमें समझना है, वो है आपका मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पर पता क्या हुआ, केरला के कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने यहाँ पर काम किया मालाबार ग्रे हॉर्नबिल कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। उनका कोई प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उनको यहाँ पे एक अवार्ड मिला है, फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड। अब हमारे लिए अवार्ड तो मैटर नहीं करता, बट हमारे लिए मालाबार ग्रे हॉर्नबिल क्या है, इसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि मालाबार ग्रे हॉर्नबिल की जब हम आईयूसीएन स्टेटस की बात करते हैं, ये आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है? एंड ये मालाबार ग्रे हॉर्नबिल ना, इसको कहीं न कहीं ना पेड़ों के बीच में रहना बहुत पसंद है। जो पेड़ों के अंदर जो एक तरह से कैविटी नहीं होती, जो खाली एरिया होता है, एंड खासकर इसको सेकेंडरी कैविटी बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकेंडरी कैविटी का मतलब कि जैसे किसी और ने
पेड़ के बीच में एक जगह बना रखी है, ये उस जगह के अंदर जाके खुद रहने लग जाएगा। जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा, वुड पैकर्स अक्सर काम पता क्या करते हैं, वुड पैकर अक्सर कहीं ना कहीं पेड़ों के बीच में यहाँ पर एरिया, यहाँ पे एक तरह से एक होलो कैविटी बना देते हैं। उस होलो कैविटी के अंदर जाके ये इनको रहना काफी पसंद होता है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल को। बाकी इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको देखने में काफी साइज में बड़ा है, डिस्टिंक्ट बर्ड है, ग्रे कलर की बॉडी है एंड ब्लैक एंड व्हाइट विंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड थोड़ा कर्व्ड भी है, यहाँ से आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। थ्रोट थोड़ी येलोइश होती है, इसको आइडेंटिफाई करना इसीलिए थ्रोट के कलर की वजह से काफी आसान हो जाता है। इनकी जो आवाज निकालने का तरीका है ना वो काफी अलग सा है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो आवाज थोड़ी डिस्टॉर्टेड तरह की आती है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको यहाँ पे इसकी साउंड को पहचानना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। आईयूसीएन स्टेटस मैंने बता दिया वल्नरेबल है। बाकी हैबिटेट लॉस की वजह से, नेस्टिंग साइट्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से ये सब समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। बट इनका इंपॉर्टेंट काम बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं, यानी कि सीड्स को डिस्पर्स करने के अंदर, फॉरेस्ट रीजनरेट करने के अंदर इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे रहता है। इसके अलावा ये एक इंडिकेटर स्पीशीज भी हैं कि यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ का फॉरेस्ट इकोसिस्टम काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पे काफ़ी हेल्दी देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आज के समय हमें डिस्कस करने थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा विद रिगार्ड्स टू कुक आइलैंड। एंड कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो था कैनरी आइलैंड्स के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पर ना आप इसकी लोकेशन देखना कैनरी आइलैंड्स की, तो दरअसल में आप नोटिस करना कि जो कैनरी आइलैंड्स हैं ये बिलोंग किसको करते हैं। देखो ये है तो हिस्सा किसका, ये स्पेन का ही है। अब ये जो मैं आपको रूट यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ही खतरनाक रूट है, ठीक है। इसको यहाँ पर अटलांटिक माइग्रेशन रूट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आप नोटिस कर पाओगे लोग कोशिश पता क्या करते हैं, लोग कोशिश ये करते हैं कि अफ्रीका से हमें कहीं ना कहीं यूरोप में एंट्री चाहिए। इसको कई बार गेटवे टू यूरोप के नाम से भी बोला जाता है। बट दिक्कत ये है कि जो रूट है ना अपने आप में बड़ा ही खतरनाक रूट है, वन ऑफ द डेडलीस्ट माइग्रेशन पाथ। ऐसा बताया जाता है कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने पिछले साल ही इसमें मतलब इस पर्टिकुलर रूट में अपनी जान गंवा दी, राइट। तो कैनरी आइलैंड थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इस लोकेशन के पर्सपेक्टिव से। बाकी आप लोगों ने ना ज्योग्राफी के अंदर कैनरी करंट भी सुना होगा, सुना या नहीं सुना, बिल्कुल। तो कैनरी करंट का नाम कहाँ पे आया है, ये कैनरी करंट का नाम कैनरी आइलैंड से ही आया है। कैनरी जो करंट है ना वो अपने आप में एक कोल्ड ओशन करंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड कोल्ड ओशन करंट होने की वजह से कहीं ना कहीं सहारा डेजर्ट के अंदर जो रेन लेस कंडीशन, ठीक है, रेन नहीं होती, रेन लेस कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा लोकेशन भी एंड बाकी और चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था एक था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये आपको एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखने को मिल जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्मॉल हाइव बैटल ये एक बी कीपिंग पेस्ट है, यस दैट इज ट्रू। अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें इंडिया विक्स, बिल्कुल यही बताता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कितनी अनसर्टिनिटी है, कितना रिस्क चल रहा है। तो ये बात भी अपने आप में करेक्ट बन जाएगी, एक तरह की वोलेटिलिटी को यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।